वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ 4-5 प्रश्नों की। ध्यान से इन प्रश्नों को देखेंगे भाई, क्योंकि अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएं तो कमेंट्स करके मेरे को बता देना, और अगर याद नहीं हो तो भी बता देना कि सर जी याद नहीं हुए हैं, कुछ दूसरी विधि के द्वारा बताओ। ठीक है, तो याद करवाएंगे आज की क्लास में। वैसे तो कोशिश तो रहेगी, पर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कौन कौन से प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं अपन, ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? समझ गए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। मतलब जब धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है। तीसरा प्रश्न ये है कि जब क्षार जो होते हैं वो अधात्विक नॉन मेटेलिक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। चौथा प्रश्न है, ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता। ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता। और पांचवा प्रश्न है, हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न कौन सा है, हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं। इनमें से एक या दो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे 100%। तो बच्चा पहला हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, कि भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपके पेपर में लिखा हुआ आ गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऐसे लिखा हुआ आ गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर आपके पेपर में लिखा हुआ आ जाए तो आप लोगों को उदास होने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, आपको सिंपल सा लिखना है, आपके दूसरे चैप्टर का नाम लिख देना। क्या भाई, नाम लिखना है और उसको परिभाषा में थोड़ा सा ध्यान से लिख देना है। परिभाषा क्या हो जाएगी, जब नाम क्या है, अम्ल व क्षार, नाम है ना अम्ल व क्षारक। जब अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं या परस्पर अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, एक ही घर में रहने वाले आपस में अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। तो ये एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। एक दूसरे के, जब आपस में अभिक्रिया करेंगे, एक आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे के गुणों को क्या कर देंगे भाई, एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। पहला काम तो ये करते हैं भाई, ठीक है। जब अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अम्ल नहीं रहता और क्षार नहीं रहता, तो क्या बन जाता है, तथा लवण व जल बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, लवण व जल बना लेते हैं। अर्थात उदासीन हो जाते हैं। अर्थात अम्ल भी उदासीन हो जाता है और क्षार भी उदासीन हो जाते हैं। सब लड़ लेते हैं ना आपस में, उसके बाद उदासीन हो जाते हैं। आपस में लड़ लेंगे तो उदासीन हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये लिख देना आप। क्या लिखेंगे कि जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब पहले शब्द समीकरण भी अगर आप लिखोगे तो अच्छा सा यह आपका आंसर दिखेगा। कैसे, अम्ल पाठ का नाम है, क्षारक ये भी पाठ का नाम है, लेकिन आप तीर का निशान लगा दें, फिर लिखें लवण। ये तीन तो आपके पाठ के नाम ही हैं, अम्ल क्षारक व लवण। और आप पानी और पी लेना, इसके बाद सही उत्तर हो जाएगा जल। ठीक है, तो क्या अभिक्रिया हो जाएगी, अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षारक आपस में क्रिया करें
और लवण व जल बन जाए तो यह अभिक्रिया क्या कहलाए बच्चा? यह अभिक्रिया क्या कहलाए? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाए। लवण व जल बन जाए तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाए। ठीक है सर जी। अब इनको आप सूत्रों के माध्यम से लिख लो। अम्ल का सूत्र क्या लिखेंगे? HCl लिख दो। क्षारक कौन सा लिख लो? NaOH लिख लो। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आपस में क्रिया करेंगे तो घरों रसोई वाला नमक बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और साथ में पानी भी चाहिए तो H2O बन जाएगा। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई? उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। बात समझ में आ गई कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? दिमाग में सेट कर लो, आपको बार बार रीड करने की आवश्यकता नहीं है कि अम्ल है, क्षार है, अम्ल है, क्षार है, दोनों को बुखार है, आपस में दोनों लड़ने लगे, दोनों के गुण नष्ट हो गए और लवण व जल बन गए, तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बच्चा? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यह हो जाएगी और नमक बन जाएगा और जल बन जाएगा। अम्ल जो है उसके गुण भी खत्म, क्षार क्या है उसके गुण भी खत्म, दोनों क्या हो गए? उदासीन हो गए। क्या बन गया? लवण व जल बन गया। तो यह अभिक्रिया हो गई बच्चा उदासीनीकरण अभिक्रिया, और आपको इसके नंबर मिल गए 1 + 1 = 2। 2 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर आपने आंसर लिखा, मिल गए आपको। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या बनता है बच्चा? अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। देखो अम्ल जो होते हैं ना वह धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करें, और क्षार जो होते हैं वह अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करें, तो क्या होगा? तो इन प्रश्नों को याद करने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात बता देता हूं आपको, क्योंकि एक एक नंबर का प्रश्न यहां से बनने वाला है। इसको सेव कर देते हैं पहले भाई, फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑक्साइड जो होता है ना, ऑक्साइड, देखो ऑक्साइड 2 प्रकार के ऑक्साइड हैं। यहाँ 2 नंबर का प्रश्न बनता है अलग से, जो मैंने लिखा है वो तो अलग बात है। ऑक्साइड आपके चैप्टर में या आपकी सिलेबस में 2 प्रकार के ऑक्साइड हैं। देखिए कौन कौन से भाई? एक तो धात्विक ऑक्साइड, एक तो धात्विक ऑक्साइड, जो धातुओं के ऑक्साइड हैं, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है। दूसरे ऑक्साइड कौन से हैं बच्चा? अधात्विक ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड हैं? अधात्विक ऑक्साइड। 2 प्रकार के ऑक्साइड है ना, एक तो धात्विक ऑक्साइड और दूसरे अधात्विक ऑक्साइड। तो एक एक नंबर का प्रश्न तो ये बनता है कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? किसकी? धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति से संबंधित एक एक नंबर के प्रश्न यहां से बनते हैं। तो आप ध्यान में रखना, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना वह तो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। किस प्रकृति के भाई? क्षारीय प्रकृति के। और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं बच्चा अम्लीय प्रकृति के। इनका नेचर जो होता है अम्लीय होता है। समझ गए? दोनों इधर देखो, इसकी राशि मिल रही है, अधात्विक ऑक्साइडों की राशि अम्ल से मिल रही है, तो इनको आप एक जगह कर देना। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय है और धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या है बच्चा? क्षारीय है। अब आपसे प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों के साथ हो जाए, अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों के साथ करवाएं तो क्या होगा? सीधी सी बात है भाई, इन धात्विक ऑक्साइडों से आप अम्लों की अभिक्रिया करवाएंगे, करवा दो, अपने को क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए, आप सोचो कि धात्विक ऑक्साइड हैं, प्रकृति क्या है? क्षारीय। अब क्षारीय है इसका मतलब क्या है? क्षारीय इसका मतलब क्या है भाई? कि अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे भाई? लवण व जल बनेंगे, लवण व जल बनेंगे। इधर देख लीजिए, आप लोगों से कहें कि अधात्विक ऑक्साइड है, उनकी क्रिया क्षारों के साथ करवाएं। उनकी क्रिया किसके साथ करवाएं भाई? क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएं। करवा दीजिए भाई, क्षारकों के साथ इनकी अभिक्रिया करवाते हैं। क्या हो जाता है भाई? क्या होगा? वही बात है,
आप चाहे यूं कह दो कि अम्लों की अभिक्रिया क्षारों के साथ करवाएं तो क्या होगा, या अब आप ये कह दो कि क्षारों की अभिक्रिया अम्लों के साथ करवाएं तो क्या होगा। आंसर तो वही आने वाला है। कौन सा भाई? लवण व जल बनेंगे। क्या बनेंगे? लवण व जल। तो प्रश्न 2 हैं लेकिन उत्तर क्या है? एक ही है। अपन यूं कहेंगे कि 3 प्रश्न हैं और उनका आंसर एक ही है। आप लोगों से पूछे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण व जल बनेंगे, दोनों उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, और हम इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। प्रश्न सही हो जाएगा तो हम डांस करेंगे। ठीक है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। फिर आप लोगों से पूछ ले कि अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों के साथ करवाएं, मतलब नाम धात्विक ऑक्साइड बोल रहा है, वो आपको ये कहना चाहता है कि अम्लों की क्रिया क्षारों के साथ करवाएं तो क्या होगा। क्यों? धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। तो अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करेंगे तो लवण व जल बनाएंगे। ये भी आपको समझने की जरूरत है, मूर्ख नहीं बना दे कोई, आपको ध्यान रखना। अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्षारों की अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा? अरे भाई वो ही बनेगा। क्यों? लवण व जल ही बनेंगे। क्यों भाई? अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? अम्लीय, और इनके साथ क्षारों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? लवण व जल बन जाएगा। चलो बच्चा, इसको भी सेव कर लेते हैं और आप भी अपने माइंड में इसके साथ साथ सेव कर लो। 1 मिनट में क्या पूछेंगे प्रश्न? धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति किस प्रकार से होती है, किस प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। 1-1 नंबर का प्रश्न आपका पक्का। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा था प्रश्न, कि ये प्रश्न मैंने बताया था आपको, ये 3 प्रश्न आपने देख लिए हैं, 1, 2 एंड 3। 4th क्वेश्चन है, ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन विद्युत धारा का चालन क्यों नहीं करता? अरे विद्युत धारा का चालन क्यों नहीं करता? किसका विलयन? ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन। प्रश्न पूछ ले भैया, ये तो भैया मेरे को भी नहीं आता, पर ये जरूर है कि जो ग्लूकोज व एल्कोहल पी लेता ना, वह जरूर नागिन डांस करता है ना। प्रश्न क्या पूछेंगे? ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन, ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन विद्युत धारा का चालन क्यों नहीं करता? तो आप क्या बताएंगे? भाई नागिन डांस तो करते हैं, कोई एल्कोहल पी लेता है, दारू पी लेता है तो नागिन डांस जरूर करता है, लेकिन विद्युत धारा का चालन इनका विलयन क्यों नहीं करता? क्योंकि जब ग्लूकोज व एल्कोहल को इनमें किस में घोला जाता है? आंसर लिखेंगे, देखो आंसर देखो, आप क्या लिखेंगे? क्योंकि इनका विलयन ही लिख लो, ज्यादा लिखने की खास बात नहीं है। इनका विलयन जो होता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा अलग लिखेंगे भैया, डेफिनेशन कुछ अलग लिखेंगे। ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता क्योंकि इनको जल में घोलने पर ये आयनित नहीं होते हैं, क्या होता है भाई? ये सिंपल सी बात है, ये आयनित नहीं होते हैं, अर्थात धनायनों व ऋणायनों में वियोजित नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, इसलिए इनका विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। सिंपल सी बात क्या लिखेंगे? जब एल्कोहल व ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो ये आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, और आयनों में अर्थात धनायन भी नहीं बनाते हैं और ऋणायन भी नहीं बनाते हैं, और धनायन व ऋणायन नहीं बनने के कारण ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मान लो कोई अम्ल जो है ना,
HCl है, इसको जल में घोलेंगे ना तो क्या बन जाएगा भाई, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। H2SO4 है, इसको भी अगर पानी में घोलेंगे तो H प्लस और SO4 माइनस 2, इसमें ये वियोजित हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकार का वियोजन इनमें नहीं मिलेगा। ग्लूकोज में C6H12 है O6, ये इस प्रकार धनायन व ऋणायन में वियोजित नहीं होंगे। एल्कोहल जो है C2H5OH, ये भी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए ये विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। एक बार बोल दे साथ में कि ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन जो है, ग्लूकोज व एल्कोहल को जब जल में घोलते हैं तो ये आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात आयनित नहीं होते हैं, अर्थात धनायन व ऋणायन नहीं बनाते हैं, इसलिए ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। तो बच्चा 1 नंबर आपको इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको भी आप अपने दिमाग में सेव कर लो। मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ भाई, दिमाग में सेव करते जाओ। प्रश्न पूछ ले, ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता, जबकि इसमें हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन देखो होता है ना, इसमें 12 हाइड्रोजन, इसमें 5 हाइड्रोजन है, लेकिन क्यों नहीं करते विद्युत धारा का चालन? तो आप बताएंगे इनको जल में घोल तो देते हैं, लेकिन ये क्या है, हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, कोई भी आयन नहीं देते, ना तो धनायन देते ना ऋणायन देते। अरे भैया आयन ही नहीं दोगे तो विद्युत धारा तो आयनों से ही जाती है, ठीक है ना, आयनों से प्रवाहित होती है, इसलिए ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोगों से पूछ ले यार, महेश, सुरेश और रमेश तीनों के 2-2 हाथ हैं और 2-2 पैर हैं, लेकिन सभी तीनों बस में बैठे हैं, लेकिन सुरेश तो गाड़ी चला रहा है, लेकिन वो महेश और राकेश वगैरह जो होते हैं वो गाड़ी नहीं चला पाते। अरे भाई गाड़ी तो वही चलाएगा जिसको ड्राइविंग आती है। ठीक है, हर कोई जरूरी नहीं है वो गाड़ी चला लेंगे, ऐसे आदमी बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। इनमें भी हाइड्रोजन बैठे तो हैं, लेकिन इनसे गाड़ी नहीं चलेगी। हाइड्रोजन क्या करेंगे भाई, इसमें है तो सही, लेकिन आयनों के रूप में नहीं है, इनमें आयनों के रूप में ये टूटते नहीं है, इसलिए विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। जबकि अम्ल में जो हाइड्रोजन है ना, ये आयनों के रूप में वियोजित होते हैं। H प्लस बन गया, H प्लस बन गया, ऋणायन भी बनता है, Cl माइनस बन गया, SO4 माइनस बन गया, इसलिए विद्युत धारा का चालन करते हैं अम्ल तो, जबकि ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता। अब देखिए नेक्स्ट क्या प्रश्न है भैया। नेक्स्ट है हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है भाई? ये बहुत बढ़िया प्रश्न 1 नंबर का पूछ लेता है। हाइड्रोनियम आयन, ये तो सबको आना चाहिए। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए अम्ल होता ना, अम्ल H प्लस HCl कोई अम्ल है, ठीक है, इसको किस में घोलेंगे? जल में घोलेंगे। किस में घोलेंगे? जल में घोलेंगे, तो किस में टूटेगा भाई? ये H प्लस प्लस Cl माइनस आयनों में टूट जाता है। मतलब जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो वह हाइड्रोजन आयन देता है। देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल देता है। लेकिन ये हाइड्रोजन आयन जो होता है ना, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, बहुत क्रियाशील होता है। तो ये क्या करता है, ये बंदा क्या करता है, जो जल होता है ना इसी के साथ क्रिया कर लेता है, जल के साथ क्रिया कर लेता है और एक धनायन बनाता है H3O+। इस धनायन को ही हम क्या कहते हैं बच्चा? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इस धनायन को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये सिंपल सा प्रश्न था, ये भी आपको 1 नंबर दे जाता है। या तो ये 2 रिएक्शन लिख देना या वो परिभाषा लिख देना। कौन सी परिभाषा? कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है, देखिए जब अम्ल को किस में घोला जाता है? जल में घोला जाता है, या विलय किया जाता, घोला या विलय किया जाता है, विलय किया जाता है, तो ये कौन सा आयन देते हैं? तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये कौन सा आयन भाई? H प्लस आयन। तो ये H प्लस आयन देते हैं। फिर क्या लिखेंगे? यह H प्लस आयन बहुत स्वतंत्र नहीं रह सकता। यह H प्लस आयन अत्यधिक सक्रिय होता है, सक्रिय
होता है तथा स्वतंत्र नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता। ठीक है, इसलिए क्या होगा भाई, इसलिए या अपन यूं कहेंगे कि अतः यह H+ आयन जो अम्ल देता है, H+ आयन जल के साथ क्रिया करके एक धनायन बनाता है, धनवान मत लिख देना, धनायन बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये प्रश्न बच्चा एग्जाम में पूछे जा सकने वाला है, 1 नंबर का प्रश्न आता है। या तो ये 2 रिएक्शन लिख देना या फिर ये डेफिनेशन लिख देना। सिंपल डेफिनेशन और बता देता हूँ मैं, क्या आप लोगों से पूछ ले हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं, तो आप बता देना H3O+ आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। 1 नंबर मिल जाएगा बच्चा। क्या कहेंगे, H3O+ आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन 2 नंबर का प्रश्न आए ना, तब आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा कि जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है, ठीक है, या अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। यह हाइड्रोजन आयन बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जल के साथ क्रिया करता है और एक अन्य धनायन बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, H3O+। तो ये कुछ 4-5 प्रश्न आपने आज की क्लास में याद किए हैं। आगे और भी हम बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लेकर के आएंगे, तो आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और अगर क्लास अच्छी लगे तो चारों तरफ शेयर कर दें भैया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।